हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह रोहित द लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मुलाकात में मैं आज फिर नए शख्स के साथ हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे नए शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जो किसी भी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, वो नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल भी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं शालिनी गुप्ता जी से। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे चैनल के दर्शकों को दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल है आपके क्षेत्र में, खास करके बिजली की समस्या। बिजली हर घर में जरूरत है, क्योंकि तो देखा यह जा रहा है कि 10-10 घंटे तक बिजली नहीं रह रही है। सुबह में 1 घंटे के लिए आती है, वो भी चली जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे राज्य में कोडरमा सहित बिजली की जो निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए, विगत कुछ दिनों से इसमें समस्या आई है। तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या को लेकर के हमेशा हम लोगों के यहाँ डीवीसी है, डीवीसी प्रोजेक्ट चलता है, और जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ ऐसे जगह पर बिजली का ना होना ये अपने आप में गंभीर और चिंताजनक विषय है। राज्य स्तर पर इस समस्या का निराकरण संभव है और आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से यह मांग भी रखती हूँ कि डीवीसी से जो संबंधित बकाया का विषय है, जिसके कारण डीवीसी लाइन काटती है या फिर राज्य सरकार उसको अपना बकाया राशि नहीं दे पा रही है, तो इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करते हुए, क्योंकि अल्टीमेट जो उपभोगी है वो यहाँ के कंज्यूमर है, यहाँ के उपभोक्ता है, आम जनता है। पढ़ाई पाठन से लेकर के बिजली आधारित जो छोटे मोटे उद्योग हैं या फिर हर तरह की समस्या जो बिजली के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही है बिजली बिल देने के बावजूद भी, तो ये एक गंभीर समस्या है। मैं चाहूंगी कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो और हमने सरकार से भी ये मांग किया है, साथ ही डीवीसी के अधिकारियों से भी बातचीत की है। बहुत जल्द इस पर हम लोग समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये राज्य की समस्या है। आपने अपने स्तर पे पहल करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। मैम, एक चीज और देखा जा रहा है कि जो झुमरी तिलैया नगर नाले बने हुए वो प्रॉपर नाले नहीं है, और जो पानी की व्यवस्था की गई है वो भी प्रॉपर नहीं है। 10 दिनों में 5 दिनों में 1 दिन आता है, कुछ क्षेत्रों में पानी तो जाता ही नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला जुला करके हमारे यहाँ उर्वा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो कुछ वर्षों पहले, 1-2 वर्ष पहले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर बेड और स्टेबलाइजर की या फिर मोटर की जो समस्या आई थी, तो हमने विजिट किया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ और पीएचडी के पदाधिकारियों के साथ। तो उसमें हमने फिर उपायुक्त महोदय से अनुरोध करके 35 लाख की स्वीकृति कराई थी, तब जाकर के स्टेबलाइजर मोटर ये सारे कुछ चेंज होकर के निर्बाध रूप से पानी आपूर्ति हो रही थी। लेकिन फिर से बिजली की समस्या के कारण पुनः पानी की भी समस्या है, क्योंकि उसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपका नया और पुराना दोनों जो टंकी लगा हुआ है उसी से आपूर्ति होती है। तो ये समस्या बिजली पर ही आधारित है। तो जिस प्रकार से ये बिजली की समस्या, उसी प्रकार से शहर में पानी की समस्या है। और जहां तक पानी निकासी की आपने बात की, नाली व्यवस्था, तो देखिए कुछ जिम्मेदारी शहर के लोगों की भी है और निश्चित रूप से नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, मैंने उनके साथ भी विजिट किया था। बरसात के दिनों में जिस प्रकार से जल जमाव की स्थिति आती है या फिर बीमारियों का एक अंबार बन जाता है, तो उसमें हम लोगों ने इस पे पहल किया था। तो कुछ जगहों पर इसका समाधान भी हुआ था। और पुनः मैं दोहराती हूँ कि पानी की जो समस्या है वो बिजली के कारण है। तो जैसे ही बिजली की समस्या समाप्त होगी, उसी प्रकार से पानी की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मैडम, जनता कब तक इसका लाभ ले सकती है कुछ? जी देखिए, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शहर से लगातार ये शिकायतें प्राप्त हो रही है। मैं वर्तमान में जिला परिषद प्रधान के पद पर हूं, लेकिन फिर भी हमने राज्य स्तर के पदाधिकारियों से इस विषय पर बात की है और निश्चित ही इस पर कोई ना कोई समाधान बहुत जल्द निकलेगा। जी, आप जहां से आती हैं नवलसाही, वहीं पे सटा हुआ एक गांव है निमाटी गांव। वहां पर एक केशव नदी परियोजना प्रोजेक्ट चल रहा था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए और जो बुजुर्ग थे वो गुजर गए। तो इसमें किस मतलब आपका नजरिया क्या है इसको देखने का, कि ऐसा क्यों? केशव जलाशय हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होती अगर यह पूर्ण हो गया होता। बिल्कुल। लेकिन कई दशक गुजर गए और केशव जलाशय इसी के साथ पचखेरो भी था, जो आज कंप्लीट हो चुका है और वहाँ के लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ केशव जलाशय की जो स्थिति है, कई एस्टिमेट बने लगातार, उसके बाद पैकलन चेंज किए गए, निविदाएं निकाली गई, लेकिन बावजूद उसके अभी तक ना वहाँ के विस्थापितों का अधिकार मिला, ना ही वहाँ पर
केशव जलाशय का जो परियोजना था वो पूर्ण किया गया। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है और हमने कुछ दिनों पूर्व ही हमने जल संसाधन मंत्री से मिलकर के इस विषय का निराकरण के दिशा में पहल भी किया था, लेकिन चूंकि यह समस्या कई वर्षों से है, कई दशक इसमें गुजर गए हैं तो ये अब ये मुद्दा यहाँ का नहीं, अब ये राज्य सरकार का विषय है कि इस पर पुनः संज्ञान देते हुए इसका पूरी तरह से इस योजना को पूर्ण कराने के लिए हमने एक पहल किया था। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक नेतृत्व क्षमता का परिचय देना चाहिए जो हमारे बाकी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता के कारण भी आप कह सकते हैं कि लगातार कई दशकों से अगर कोई योजना परियोजना अधर में लटका हुआ है और उस पे ऐसे उदासीन नेतृत्व के कारण अगर यहाँ के लोगों को परेशानी हुई है तो निश्चित रूप से जनता भी यह देख रही है, समझ रही है और मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है, मैं इसके लिए अभी भी प्रयासरत हूँ। जी बिल्कुल, आपने अपने स्तर पे पहल करी, प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है और ये अब राज्य का विषय बन गया है, राज्य को पहल करना पड़ेगा तब जाकर के कुछ हो पाएगा। मैडम एक चीज और देखने को मिलता है कि जब बरसात के दिन होते हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनको नदी से पानी लेना होता है, स्थानीय भाषा में उसको चुआ कहते हैं। तो जब बरसात होता है तो एक तो उसमें जाना उनको चुआ भी नहीं मिल पाता, तो पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो उनके लिए प्रॉपर ऐसी कोई व्यवस्था करी जाए कि बरसात के दिनों में उनको पानी की समस्या से जूझना न पड़े। देखिए अभी हम लोगों ने पूरे कोडरमा के 6 प्रखंड में और शहरी क्षेत्र में भी बिल्कुल मल्टी विलेज स्कीम या सिंगल विलेज स्कीम के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना हम लोगों ने उसका पूरा प्राकलन पूरा विजिट करके जहां पे हमारे नदी है वहां जो सोर्स है वहां पे बड़े बड़े डीप बोरिंग करके पाइपलाइन के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में बहुत जगहों का निविदा भी आमंत्रित हो चुका है, तो निश्चित रूप से इस समस्या का निराकरण आपको बहुत जल्द दिखेगा। जी बिल्कुल, अभी आप इसमें प्रयासरत हैं और इसका निराकरण बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैडम एक बात और कि जो अगर अभी आप लोकल युवा को देखें, जो हमारे क्षेत्र के युवा है वो बेरोजगार है। इससे पहले क्या अभी भी कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो अभ्रक की व्यवसाय है वो लगभग सब बंद हो चुका है। एक व्यवसाय जिसमें आपने पहले भी बोला है डिबरा के बारे में, तो ऐसी कोई गुंजाइश है कि वह उद्योग वहां पे फिर से पुनर्स्थापित हो सकेगा? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोडरमा अभ्रक नगरी के नाम से विश्व विख्यात है, लेकिन इसकी ख्याति आज कहाँ चली गई है, आज कहाँ धूमिल हो गई है या एकदम मृत प्राय पड़ा हुआ है ये डिबरा व्यवसाय। मैं पुनः कहती हूँ कि यहाँ पर जो डिबरा व्यवसाय को लेकर के जो नेतृत्व होना चाहिए अभी तक वो बिल्कुल नहीं देखा गया इस क्षेत्र में। और कारण ये रहा कि हमारे यहाँ के जो डिबरा पिकर्स हैं या जो इस डिबरा व्यवसाय से जुड़े हुए ओनर्स हैं, तो मजदूर से लेकर के मालिक तक इस व्यवसाय को चलाने में आज परेशान है। रहा सवाल परेशानी क्यों है, तो परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक माइका पॉलिसी नहीं बन पाई है। माइका पॉलिसी बननी चाहिए थी जो अभी तक नहीं बनी है, जिसके कारण आज हमारे व्यवसायियों पर अवैध नाम का एक ठप्पा लगा हुआ है। तो ये जो ठप्पा लगा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे व्यवसायियों को भी परेशानी होती है इस उद्योग को चलाने में। और जब हमारा कोडरमा अभ्रक नगरी के नाम से विश्व विख्यात है, तो यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं को अब तक ये चाहिए था कि हमारे यहाँ माइका पॉलिसी कब जल्द से जल्द बन जाए। लेकिन आपको यह सुन के हैरानी होगी कि अभी भी हमारे यहाँ झारखंड में बिहार माइका एक्ट 1948 लागू है और झारखंड की अपनी कोई माइका पॉलिसी नहीं है, जबकि खनिज संसाधन में हमारा जो राज्य है वो बिल्कुल परिपूर्ण माना जाता है। हर प्रकार के खनिज उपलब्ध है यहाँ, बावजूद इसके अगर यहाँ माइका पॉलिसी नहीं है तो इससे सीधे सीधे हमारा कोडरमा क्षेत्र प्रभावित होता है, जहाँ मजदूर से लेकर के मालिक तक की रोजी रोटी पे बन पड़ी है। आज कई गाड़ियां पकड़ा रही हैं, लोगों को अवैध कर करके उन्हें उन पर कार्रवाइयां चल रही हैं, जेल भेजा जा रहा है। तो एक नया रोजगार के सृजन की बात तो छोड़िए, जो हमारे यहाँ डिबरा है, माइका है, माइनिंग क्षेत्र है, बावजूद इसके ना इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया, ना ही आपके यहाँ पर माइका पॉलिसी बन पाई, ना ही यहाँ पर हमारे जो व्यवसायी हैं उनको वैध करार किया गया, ना ही यहाँ पर हमारे जो डिबरा पिकर्स है, जो गरीब मजदूर है, जो अपना किसी प्रकार डिबरा पर आधारित होकर गुजर बसर करते हैं, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का नियम बनाया गया। तो पूर्ण मिला जुला करके ये क्षेत्र में इतना बड़ा ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय के प्रति ये इतनी बड़ी जो उदासीनता है यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं में, अभी तक उस पटल पर उस मंदिर में जहाँ पर नियम बनाए जाते हैं, इस बात को गंभीरता से ना रखा जाना या फिर सीधे सीधे सरकार तक ना पहुंचाना, इस पर किसी प्रकार का ना आंदोलन किया गया, ना ही किसी प्रकार की लिखित कोई बात आई,
तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये व्यवसाय काफी फलता फूलता है, और इस पर लेकर के आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि इस विषय पे गंभीर होना चाहिए। सरकार को अपना माइका पॉलिसी जरूर बनाना चाहिए, ताकि ढिबरा पिकर्स से लेकर के हमारे जो व्यवसायी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उन्हें लाइसेंस दे करके अवैध से उन्हें वैध स्थापित किया जाए। और इस क्षेत्र को खास करके डोमचांच है, गझंडी है, बरियाडी, तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आप औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने से, सीमांकन करके घोषित होने से निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को एक रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा, और जो सरलता और सहजता के साथ व्यवसाय चलना चाहिए, किसी डर के साए में नहीं, बल्कि पूरी वैध तरीके से लाइसेंस लेकर के हमारे व्यवसायी काम करने के लिए तैयार है। जरूरत है यहाँ पर एक नेतृत्व क्षमता की जरूरत है, राज्य सरकार को एक कड़क निर्णय लेने की, और निश्चित तौर पर इस पर हमने अपने स्तर से यहाँ के सारे व्यवसायियों के साथ एक बैठक करके, यहाँ के सारे मजदूरों के साथ एक आंदोलन किया, एक बृहद आंदोलन किया जिला मुख्यालय में, और हमने माइका पॉलिसी को लेकर के सरकार को अवगत भी कराया है। माइका पॉलिसी को लेकर के हमने जिला प्रशासन से एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी भिजवाया है, ताकि राज्य सरकार इस पर सुगमता से निर्णय ले सके। जी बिल्कुल, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कितना गंभीर हैं इस ढिबरा माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए। मैम, एक बात और कि जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्कूली शिक्षा हुई वो कैसे हुई, आप यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि आपसे बहुत लोग, कोई जो नई बच्चियां हैं, नए बच्चे भी छोटे शहर से अगर कोई निकल के आता है तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो आप अपनी स्कूली के बारे में बताएं, स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, और फिर इस पॉलिटिक्स में आपका कदम कैसे आगे बढ़ा। जी देखिए, हम बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जब स्कूलिंग्स होती थी तो एक अच्छा लगता था, क्योंकि माहौल था बढ़िया, और हमारे घर से हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर के लोग बहुत गंभीर रहते थे। तो मेरे माता पिता भी बिल्कुल उसी क्रम में मुझे अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर कोडरमा में आने के बाद 2010 से फिर राजनीति में सक्रिय हुई हूँ। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंचायत राज व्यवस्था जब झारखंड में लागू हुआ 2010 से, तो हमने सर्वप्रथम पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, जो इस खटखार पंचायत में है, और यहाँ पर जीतने के बाद फिर निर्विरोध प्रमुख बनी थी, और उसके बाद प्रमुख का एक सफल कार्यकाल समाप्त करने के बाद जिला परिषद सदस्य का बिना आरक्षण के, जिसमें महिला आरक्षण नहीं था, तो वो चुनाव लड़ा, और उसको जीतने के बाद फिर जिला परिषद अध्यक्ष की दावेदारी की, उसमें भी जीत हासिल हुई, और उसके बाद फिर हमने कोडरमा विधानसभा से भी चुनाव लड़ा, और एक लोगों का अच्छा स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे कुछ कमी रह गई, जिसे अभी इन वर्षों में हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता के सुख दुख में हमेशा हम रहते हैं, मुद्दों पर मुखर रहते हैं, और निश्चित तौर पर कोडरमा मेरा एक परिवार है। यहाँ के लोग अगर किसी भी प्रकार से परेशान होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए अभी जितना कर सकती हूँ वो बिल्कुल इस पद की गरिमा को रखते हुए, पद का पूरा प्रयोग करते हुए, उनके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर जिला प्रशासन से जो भी बन पड़ता है मैं अपने माध्यम से करने का पूरा प्रयास करती हूँ। चाहे वो ढिबरा का विषय हो, चाहे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में दूसरे वेव में, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर माहौल था, बहुत ही लोग पैनिक हुए हुए थे। पहले वेव में काफी लोग सावधान रहते थे, तो हमने कई गांवों में जाकर के राशन सामग्रियों का वितरण किया था, और दूसरे वेव में जो काफी भयावह था, लोग उसमें काफी पैनिक हो रहे थे, तो उस समय में भी मैंने अपने स्तर से जिला प्रशासन को 26 पीस ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर अपने स्तर से 50 पीस ह्यूमिडिफायर सेट, जो फ्लो मीटर कहा जाता है, जो उस समय काफी दिक्कत से मिल रहा था, राज्य सरकार को भी दिक्कतें आ रही थी ये मुहैया कराने में, लेकिन हमने स्तर से कलकत्ता से वह मंगवा करके यहाँ पे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया था, जो अभी भी सदर अस्पताल में लगे हुए हैं, और उसी के माध्यम से पाइपलाइन से अभी ऑक्सीजन हो रहा है सप्लाई। तो निश्चित तौर पर हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है। हमारे यहाँ एक ब्लैक फंगस पेशेंट भी निकले थे रुपेश जी, जिसकी मदद हमने आर्थिक रूप से की थी 51,000 दे करके। इसके अतिरिक्त हमने ब्लड बैंक में भी लोगों से ब्लड डोनेट करवाए थे, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से कोरोना वेव में राहत मिल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं शालिनी गुप्ता जी, क्योंकि गाँव में बच्चियों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ बात महिलाओं की आती है तो एक
क्षेत्र ऐसा है जहां महिला सशक्तिकरण बिल्कुल चरम पर है। लेकिन कई ऐसे अभी भी जगह है, चाहे आप गांव है या शहर हो, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पूरी होने से पहले ही उनका शादी कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी तो नाबालिग होते हुए भी। हमारे यहाँ बाल विवाह की संख्या अभी भी बहुत है। हमारे यहाँ बच्चियां शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिर भी कई बच्चियां कुपोषण का शिकार है, उसके बावजूद उनको शादी जैसे मैडम कई बच्चियां इसलिए कि कुछ जीवन में करना चाहती है, करियर के रूप में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन चूंकि उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप महिला हो तो घर में ही काम करो। तो उन नारियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ आप उनको विचार दें कि उन्हें आप आमंत्रित करें कि इससे आप सीख लो। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमारी बच्चियों ने खुद इन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बच्चियां अगर चाह ले तो इन सारी समस्याओं का सामना नहीं कर सकती। बस जरूरत है चाहने की, अपने आप में दृढ़ संकल्प लेने की। ऐसे हमारे भारतवर्ष में उदाहरण से भरे पड़े हैं जहां हमारी एक छोटी बच्ची से लेकर के एक महिला तक, एक बुजुर्ग महिला तक उदाहरण की मिसाल बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर जब आपके साथ कुछ अन्याय होता है या लोग आपका विरोध करते हैं या कोई आपके विरुद्ध करना चाहता है, तो सबसे पहला जो आवाज उठना चाहिए वो खुद आपकी तरफ से होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम ये तय करते हैं कि सरकार हमारे पास आएगा या कोई ऐसा राहत हमारे पास आएगा जिससे खुद ही हमारा समाधान हो जाए, तो ये सोच गलत है। हम पहले बढ़े, उसके बाद हम जनप्रतिनिधि, सरकार, प्रशासन, वेरियस एनजीओज, गैर सरकारी संस्थाएं, कई लोग हैं जो इस विषय पर काफी मुखर रहते हैं। हमारे यहाँ तक कि बाल मित्र ग्राम का एक संगठन भी है कोडरमा में जो अच्छा काम करता है, और ये बच्चे खुद अपने अधिकार को लेकर के, अपने हक को लेकर के, बच्चियां खुद बाल विवाह के विरुद्ध अपने माता पिता को समझाती हैं, समाज को समझाती हैं। तो आज हमारा जो देश है या हमारा जो सोचने का जो तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है, वो डेफिनेटली चेंज हुआ है और हमारी बच्चियां इसमें काफी सहयोग कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मेरी पूरी शुभकामना है। सरकार अपने स्तर से बिल्कुल मदद करते ही रहती है, हम जनप्रतिनिधि उन्हें बिल्कुल मोटिवेट करके रखते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे गांव के भी जो लोग हैं, जो गलतियां हो रही हैं उसे समझते हुए उसे सुधार चैनल के दर्शकों को आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और निश्चित तौर पर ये चाहूंगी, क्योंकि आपका ये नया चैनल है, तो मेरी पूरी शुभकामना है आपके इस चैनल को कि आप इसमें और अच्छा कर सके। और मैं चाहूंगी, इस चैनल से भी उम्मीद रखती हूँ कि मुद्दों पर हमेशा बातचीत हो और अभी जिस प्रकार से जो क्षेत्र की वास्तविकता है वो दिखाने का प्रयास करें। वाहवाही बहुत बटोरी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी प्रकार से भी, आपने जैसे शुरुआत की बिजली और पानी को लेकर के, हमने बहुत इस पर प्रयास किया है, बहुत हद तक समस्या का समाधान भी हुआ है। आज कृषि क्षेत्र में बिजली फीडर से चालू कराने से लेकर के WT में योजनाओं की स्वीकृति अगर हमने कराई है, तो निश्चित तौर पर एक अंदर से सोच था, एक लगन था कि हमने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो ठीक उसी प्रकार से जनता को भी यह सोचना चाहिए, या फिर आप अपने चैनल के माध्यम से भी इसे दिखा सकते हैं कि वास्तविकता क्या है और लोग वाहवाही बेवजह कहाँ लेते हैं। ना यहाँ शिक्षा का कोई ऐसा जगह है जहाँ हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख करके अपना फ्यूचर बना सके। लोगों को आज भी बाहर जाकर के पढ़ाई करना पड़ता है, लोगों को आज भी बाहर जाकर के रोजगार करना पड़ता है, हर घर से लोग बाहर जाकर के कमाई कर रहे हैं। तो उस परिवार पर क्या बीतता होगा ये भी सोचने की। आगे कोडरमा का दोष क्या है? विगत इतने वर्षों से, कई दशक पार हो गए, कोई नया रोजगार का अवसर नहीं, या फिर छोटी सी नाली गली की भी जो समस्या है उसके लेकर लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। तो ये स्थिति है हमारे क्षेत्र की। तो इस क्षेत्र की गंभीरता को आप अपने चैनल पर जरूर दिखाएं और जो वास्तविकता है उसे पटल पर लाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, आपकी जो सलाह है यह चैनल कोशिश करेगी कि उस पर खरा उतरे